नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन का किया सफल परीक्षण। सेना के तीनों अंगों द्वारा हो रही है इस मिसाइल की टेस्टिंग। भारतीय थल सेना भी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल का कर चुकी है परीक्षण। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की 19वीं बैठक संपन्न। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बैठक में लिया हिस्सा। एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए गठित की शीर्ष समिति। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव होंगे इस समिति के अध्यक्ष। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करना है समिति का लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों से निजी आज़ादी और जमानत के लिए लोगों के अधिकार की रक्षा करने का किया आह्वान। कहा, किसी नागरिक को एक दिन के लिए भी आज़ादी से वंचित करना बहुत बड़ी बात। नागरिकों की सतर्कता और मीडिया की आवाज़ को आज़ादी के लिए बताया जरूरी। और 2021 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी। एक बार फिर अमेरिकी विश्वविद्यालयों का रहा दबदबा। एक बार फिर भारतीय संस्थानों ने किया खराब प्रदर्शन। चलिए खबरों की शुरुआत करें। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसे विध्वंसक पोत INS रणविजय से दागा गया था। गौरतलब है कि सेना के तीनों अंगों द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया गया। इससे पहले भारतीय थल सेना ने नवंबर में सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था। दरअसल ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदियों के नामों का एक संयोजन है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के मशीनो एस्ट्रोनिया द्वारा विकसित किया गया है। ब्रह्मोस के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2001 में हुआ था। तब से भूमि, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और सुखोई 30 लड़ाकू जेट से दागे जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रह्मोस मिसाइल विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किए जा चुके हैं। मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस के जिन संस्करणों का परीक्षण किया जा रहा है उनकी रेंज 400 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि मूल मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। हाल ही में भारत के पूर्वी घाट से छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत में खोजी गई अभी तक ज्ञात छिपकलियों में यह सबसे छोटी छिपकली है। छिपकली की यह प्रजाति नेमास्पिस जीनस से संबंध रखती है। अभी तक भारत में इस जीनस से संबंध रखने वाली छिपकलियों की 45 विविध प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 34 प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। गौरतलब है कि छिपकली की यह प्रजाति पश्चिमी घाट के बाहर खोजी गई 12वीं प्रजाति है, जबकि आंध्र प्रदेश की वेलिकोंडा रेंज में खोजी गई पहली प्रजाति है। इस छिपकली की खोज यहाँ के शुष्क सदाबहार वनों में बहने वाली जलधारा के नीचे स्थित चट्टानों से की गई। 2.9 सेंटीमीटर से भी कम लंबे इस छिपकली के सिर, शरीर और पूंछ का रंग ग्रे गुलाबी है। आपको बता दें कि नेमास्पिस जीनस की छिपकली भारतीय प्रायद्वीप में विविध और बहुतायत में पाई जाने वाली छिपकलियों के समूह में से एक है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान 6 दिसंबर को रोइगु एस्ट्रॉयड से वापस पृथ्वी पर पहुंचने वाला है। यह अंतरिक्ष यान रोइगु एस्ट्रॉयड से मिट्टी के सैंपल और अन्य जानकारियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में उतरेगा। आपको बता दें कि इस अंतरिक्ष यान द्वारा वापस लाए गए मिट्टी के सैंपल के अध्ययन से सौर मंडल के शुरुआती दिनों को समझने में सुविधा होगी। जापान के इस अंतरिक्ष यान को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 2018 के मध्य में यह अंतरिक्ष यान रोइगु एस्ट्रॉयड पर पहुंचा था। इस मिशन के तहत रोइगु एस्ट्रॉयड पर जर्मनी द्वारा निर्मित मैस्कट लैंडर से अलग अलग चैम्बर में सैंपल इकट्ठे किए गए। इस मिशन में लगभग 300 मिलीग्राम के आसपास सामग्री एकत्रित की गई है। मिशन की टीम का मानना है कि यह सामग्री 300 मिलीग्राम से अधिक भी हो सकती है। मिशन में लगे वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार जैव पदार्थ हैं। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा वापस लाए जाने वाले जैव पदार्थों के अध्ययन से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझा जा सकेगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के अनुसार सैंपल युक्त कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा निषिद्ध क्षेत्र में ड्रॉप की जाएगी। रोइगु एस्ट्रॉयड से लाए जाने वाले सैंपल से युक्त कैप्सूल का आकार बहुत ही छोटा है।
इस कैप्सूल का व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर है। पिछले दिनों प्रकाशित एक शोध के मुताबिक भारतीय युवाओं में डायबिटीज के प्रति सुभेद्यता बढ़ रही है। डायबिटीज के अध्ययन पर शोध प्रकाशित करने वाली यूरोपीय संघ की पत्रिका डायबिटोलॉगिया से यह बात सामने आई है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया शीर्षक से यह शोध भारत, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के लेखकों की एक टीम द्वारा लिखा गया है। अध्ययन के मुताबिक भारत में 20 वर्ष की आयु के 55% पुरुषों और 65% महिलाओं में डायबिटीज होने की संभावना अधिक पाई जाती है। इनमें से लगभग 95% मामलों में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना होती है। 20 साल के पुरुषों एवं महिलाओं में डायबिटीज का लाइफ टाइम रिस्क क्रमशः 56% और 65% होता है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि भारत में वर्तमान में 7.7 करोड़ वयस्क डायबिटीज से पीड़ित हैं और यह संख्या वर्ष 2045 तक लगभग 13.4 करोड़ हो सकती है। शोधकर्ताओं की माने तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल है और वे डायबिटीज से मुक्त हैं, उनमें डायबिटीज होने का खतरा कम है। आपको बता दें कि टाइप 2 डायबिटीज मानव शरीर में इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। टाइप 2 डायबिटीज अमूमन 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में पाया जाता है। बीते दिनों भारत ने SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी की। यह निकाय SCO में दूसरी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इस बार की बैठक की खास बात यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि शासनाध्यक्ष परिषद की 19वीं बैठक को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि सीमा पार आतंकवाद SCO के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके खिलाफ सभी देशों को एक होना होगा। SCO एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें 4 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। SCO की घोषणा साल 2001 में 6 देशों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर की थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया, जिससे सदस्य संख्या बढ़कर 8 हो गई। SCO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना और राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, शोध, तकनीक और संस्कृति आदि के क्षेत्र में सहयोग करना है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में SCO परिषद के सरकारी प्रमुखों की बैठक में बौद्ध विरासत पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। इस प्रदर्शनी को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा है। बौद्ध विरासत पर आधारित इस वर्चुअल प्रदर्शनी को nmvirtual.in पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है। दुनिया को बौद्ध दर्शन से अवगत कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। बौद्ध दर्शन और मध्य एशिया की कला शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है। बौद्ध विरासत पर आधारित इस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के माध्यम से घर बैठे शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बौद्ध कला पर आधारित प्राचीन काल की वस्तुओं को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। आयोजकों के अनुसार यह ऑनलाइन प्रदर्शनी मौजूदा महामारी के समय समुदायों और लोगों के बीच नई ऊर्जा का संचार करेगी और उन्हें आपस में जोड़ने का काम करेगी। इस प्रदर्शनी में भारतीय बौद्ध कला की गांधार और मथुरा शैली, सारनाथ और नालंदा का 3D प्रारूप में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में कराची, लाहौर, तक्षशिला, इस्लामाबाद, स्वात और पेशावर के संग्रहालयों से गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाली वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में रूस के स्टेट ओरिएंटल आर्ट म्यूजियम और चीन की दुनहुआंग एकेडमी में रखी वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने नाइजीरिया में हुई अपनी बैठक में भारत की कश्मीर नीति की आलोचना की। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र बताते हुए राज्य के स्पेशल स्टेटस को फिर से लागू करने की मांग की है। हालांकि भारत ने OIC द्वारा अपनी कश्मीर नीति की आलोचना को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि नाइजीरिया में हो रहे विदेश मंत्रियों की परिषद के 47वें सत्र में OIC महासचिव ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद इस संदर्भ में OIC ने एक संकल्प को अडॉप्ट किया।
आपको बता दें कि इस संगठन को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज कहा जाता है। यह दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना के साथ मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। 25 सितंबर 1969 को मोरक्को में इस संगठन की स्थापना की गई थी। मुस्लिमों के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने के लिए ओआईसी के संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर सरकारी संगठनों के साथ सलाहकारी और सहयोगी संबंध है। साथ ही यह अपने सदस्य देशों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए भी काम करता है। हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत ने अफगानिस्तान के लिए $80 मिलियन की लगभग 150 परियोजनाओं की घोषणा की है। ये परियोजनाएं उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण 4 के तहत लाई जाएंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया है, जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करेगा। 2002 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की दिशा में अब तक $3 बिलियन यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान विकास कार्यक्रम लगभग 5 स्तंभों पर केंद्रित हैं। बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं और हवाई और भूमि संपर्क के जरिए व्यापार और निवेश को बढ़ाना। पूरी की जा चुकी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में डेलाराम से जरंज तक 218 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी शामिल है। यह ईरान से होते हुए अफगानिस्तान के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके अलावा सलमा बांध और अफगान संसद भवन का निर्माण भी भारत द्वारा हुआ था। भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा उद्योग के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सहयोग पर चर्चा की गई। इसके तहत दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग की बात की है, यानी कि अब से दोनों देश एक दूसरे को हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करेंगे, जिससे कि दोनों पक्षों द्वारा नेविगेशनल चार्ट को बनाने में सहायता मिलेगी। हाइड्रोग्राफी में पृथ्वी की सतह और उससे सटे तटीय क्षेत्रों के नेविगेबल पोर्शन की भौतिक विशेषताओं से संबंधित जानकारियों को मापा जाता है। इस बातचीत के अलावा वियतनाम के रक्षा मंत्री ने ADMM+ यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के लिए भारत के रक्षा मंत्री को आमंत्रित भी किया है। ADMM+ का आयोजन दिसंबर 2020 में वियतनाम की मेजबानी में किया जाएगा। आपको बता दें कि ADMM+ की स्थापना के लिए कॉन्सेप्ट पेपर को 2007 में सिंगापुर में सेकेंड ADMM के दौरान अपनाया गया था। ADMM+ आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों का एक मंच है। इसका उद्देश्य इन देशों से जुड़े क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। 8 संवाद सहयोगी देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है। बीते दिनों सरकार ने पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समिति गठित की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि दूसरे विभागों के सचिव भी इसमें शामिल होंगे। इस समिति का काम होगा कि वह जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करे, जो भारत के हितों को संरक्षित करते हैं और बताते हैं कि भारत ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस सहित पेरिस समझौते के तहत जो जिम्मेदारियां ली हैं, उन पर वह सही दिशा में काम कर रहा है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पेरिस समझौते के तहत ही निर्धारित कुछ स्वैच्छिक प्रयास हैं, जिसके जरिए सदस्य देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाते हैं। NDC में 8 लक्ष्य शामिल हैं, जिनमें से 3 परिमाणात्मक लक्ष्य भी हैं। पहला, 2030 तक सकल घरेलू उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 33 से 35% तक की कमी करना। दूसरा, 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ईंधन की 40% हिस्सेदारी हासिल करना। और तीसरा, वनीकरण के जरिए 2.5 से 3 बिलियन टन के कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक तैयार करना। आपको बता दें कि NDC को 2020 के बाद लागू किया जाना है। भारत ने अपने NDCs को 2015 में ही सबमिट कर दिया था और अब इसे लागू करने के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने के लिहाज से सरकार ने इस शीर्ष समिति का गठन किया है। यह समिति आगे से UNFCCC को NDC पर कम्युनिकेट और रिपोर्ट करेगी। वहीं जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मंत्रालयों की क्या भूमिका होगी, इसे तय करने की जिम्मेदारी भी
इसी शीर्ष समिति को सौंपी गई है। यह समिति पेरिस समझौते के तहत भारत में कार्बन बाजार के विनियमन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के तौर पर भी काम करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और IIT दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रदूषण से संबंधित चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर सिंधु गंगा के मैदान से कहीं ज्यादा है। सैटेलाइट डेटा के आधार पर किए गए इस अध्ययन में वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों की समीक्षा की गई है। अध्ययन में पाया गया है कि इस अवधि में पूर्वी और दक्षिणी भारत में PM 2.5 की वृद्धि दर हर साल 1.6% से ज्यादा रही, जबकि गंगा के मैदान में यह वृद्धि प्रतिवर्ष 1.2% से कम रही। इस अध्ययन में यह भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर में शहरी क्षेत्रों के समान इजाफा हुआ है। वर्ष 2001 से 2015 के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में PM 2.5 के स्तर में 10.9% का इजाफा हुआ, लेकिन इसी दौरान ग्रामीण भारत में PM 2.5 के स्तर में 11.9% की वृद्धि हुई। साथ ही अध्ययन में वर्ष 2019 के दौरान 1 लाख से अधिक आबादी वाले 436 शहर और कस्बों में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पार कर लेने पर भी चिंता जाहिर की गई है। अगर राज्यवार बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में एम्बिएंट PM 2.5 के वार्षिक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पार कर लेने की बात कही गई है। जहां ओडिशा और छत्तीसगढ़ में खनन गतिविधियों और तापीय कोयला बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को इसकी वजह बताई गई है। वहीं बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों के आसपास उच्च शहरीकरण को PM 2.5 के स्तर में वृद्धि का कारण माना गया है। इससे इतर ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण में हो रही स्थिर वृद्धि के लिए ठोस ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता को इसकी वजह बताई गई है। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट पत्रिका में हाल ही में गंगा नदी के पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन प्रकाशित किया गया। अध्ययन में प्लास्टिक प्रदूषण से गंगा नदी में पाए जाने वाले जलीय जीवों पर पड़ने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई गई है। गंगा नदी में मछलियों के शिकार के लिए प्लास्टिक के जाल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से गंगा नदी में पाए जाने वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड कछुए और इंडेंजर्ड गंगा नदी डॉल्फिन पर खतरा बढ़ गया है। अध्ययन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय टीम और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं के अनुसार गंगा नदी का बांग्लादेश में गंगा के मुहाने से लेकर हिमालय में इसके उद्गम स्थल तक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपशिष्ट गियर जैसे नेट या जाल की मात्रा समुद्र के पास वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ये सभी अपशिष्ट गियर प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। मछली के शिकार के बाद उपयुक्त निपटान प्रणाली की कमी के कारण स्थानीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के उपकरणों को नदी में छोड़ दिया जाता है। गंगा नदी मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण और जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के संदर्भ में कोई शोध नहीं किया गया है। गंगा नदी में प्लास्टिक की बढ़ती मात्रा यहाँ पाए जाने वाले जलीय जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ यह प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री प्रजातियों के लिए भी खतरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला जाल कीमती किस्म के नायलॉन 6 प्लास्टिक से बना होता है। रिसाइकिल की प्रक्रिया द्वारा इसका उपयोग कारपेट और कपड़ों जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। नायलॉन 6 प्लास्टिक का नदी से निकलकर इकट्ठा करने और इसका फिर से उपयोग नदी के पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त कर सकता है। इसके साथ साथ यह आय का महत्वपूर्ण साधन भी बन सकता है। दिल्ली NCR को रेलवे के डीजल इंजन से मुक्त करने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल विद्युतीकरण में वृद्धि करते हुए अजमेर से दिल्ली रेल मार्ग के दिघवाड़ा बांदीकुई खंड का विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक बड़ी रेल लाइन नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2020 तक रेलवे ने 18,065 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य किया, जो 2009 से 2014 के दौरान किए गए कार्य से 371% ज्यादा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक बड़ी रेल लाइन मार्ग का 66% से अधिक पहले ही विद्युतीकृत हो चुका है और दिसंबर 2023 तक 28,143 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
रेल विद्युतीकरण को न केवल स्पीड बढ़ाने बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक फैसला देते हुए कई अहम बातें कहीं। कोर्ट ने देश भर की अदालतों से निजी आजादी और जमानत के लिए आम लोगों के अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया। एक समाचार चैनल के संपादक की अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि संसाधनों के अभाव में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले आम नागरिक लंबे समय तक जेलों में अंडर ट्रायल रहते हैं, जिससे उनकी निजी आज़ादी का हनन होता है। कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को एक दिन के लिए भी आज़ादी से वंचित करना बहुत अधिक होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मानव युगों में आज़ादी उतनी ही मुश्किल रही है जितनी की हो सकती है। आज़ादी अपने नागरिकों की सतर्कता से मीडिया की आवाज़ पर और अदालतों के धूल भरे गलियारों में विधि के शासन के जरिए जीवित रहती है। बेंच ने आगे कहा, हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की आज़ादी के हनन के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। हमें हमेशा अपने फैसलों से आवाम तक जाने वाले संदेश के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। जज ने कहा कि अदालतों को स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर जीवित रहना चाहिए। एक ओर यह देखना होगा कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जाए और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई कानून लक्षित उत्पीड़न का हथियार न बन जाए। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में शेयरधारक संस्थाओं की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। अब इसके शेयरधारक संस्थाओं में न केवल बैंक बल्कि भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान ऑपरेटर भी शामिल हो गए हैं। NPCI के कुछ नए शेयरधारकों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, मोबीक्विक, अमेजन पे, पाइन लैब्स, फोन पे इत्यादि शामिल हैं। NPCI ने RBI द्वारा रेगुलेटेड 131 संस्थाओं को निजी प्लेसमेंट का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 19 संस्थाओं को NPCI में शेयर आवंटित किए गए। इन 19 संस्थाओं को NPCI के इक्विटी शेयरों की 4.63% दी गई है, यानी लगभग 81.64 करोड़ रुपए के निजी प्लेसमेंट को पूरा किया गया है। NPCI की स्थापना महज 10 कोर प्रमोटर बैंकों ने RBI के साथ मिलकर बतौर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की थी। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC शामिल हैं। हालांकि सितंबर 2016 में NPCI ने अपने शेयर धारिता आधार को 10 बैंकों से बढ़ाकर 56 बैंकों का कर दिया था। पिछले दिनों FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जल संकट पर एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चिंता करने वाली बात यह है कि दुनिया का हर छठा इंसान आज जल संकट का सामना कर रहा है। वहीं पिछले 2 दशकों के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से साफ पानी की मात्रा में 20% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1.2 बिलियन लोग आज उच्च स्तर के जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 520 मिलियन लोग ग्रामीण इलाकों में जबकि 660 मिलियन लोग छोटे शहरी इलाकों में रहते हैं। इसमें चिंता वाली बात यह है कि इनमें से 460 मिलियन लोग दक्षिणी एशिया से हैं। रिपोर्ट की माने तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका में भी जल संकट कुछ कम नहीं है। जल संकट के चलते प्रभावित कृषि भूमि की बात करें तो कुल वर्षा सिंचित फसल भूमि का 128 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जबकि चारागाह क्षेत्र का 656 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सूखे का सामना कर रहा है। वहीं सिंचित फसल क्षेत्र का 171 मिलियन हेक्टेयर एरिया गहरे जल संकट का सामना कर रहा है। इन हालातों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने खासकर कृषि क्षेत्र में जल के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मौजूद दुनिया के शुद्ध जल का 70% इस्तेमाल कृषि में ही होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देना होगा। वहीं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ हमें सतत कृषि प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर भी सोचना होगा। साथ ही भविष्य में आने वाले किसी भी जल संकट से निपटने के लिए वाटर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पर विशेष फोकस करना होगा। 2021 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। हमेशा की तरह इस बार भी रैंकिंग में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा और पहले 4 स्थानों पर अमेरिका के विश्वविद्यालयों ने ही जगह बनाई। रैंकिंग में पहले पायदान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रैंकिंग के हिसाब से एशिया का सबसे बेहतर विश्वविद्यालय है।
रैंकिंग में भारत की बात करें तो दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के 8 संस्थान शामिल हैं। भारत की तरफ से बेहतर विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे को माना गया है। आईआईटी बॉम्बे को ओवरऑल रैंकिंग में 172वें पायदान पर रखा गया है। टॉप 500 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान भी शामिल हैं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 80 जगहों से बेहतर विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है। इसके 6 मैट्रिक्स हैं: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। दुनिया भर में स्वास्थ्य मामलों पर नजर रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट ने भारत में मलेरिया के मामलों में महत्वपूर्ण गिरावट की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत ने मलेरिया के मामलों में सबसे ज्यादा कमी लाने में कामयाबी हासिल की। वर्ष 2000 में जहां मलेरिया के 2 करोड़ मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2019 में ये मामले 56 लाख रह गए हैं। रिपोर्ट ने मलेरिया के कारण होने वाली मौत की तादाद में भी कमी आने की बात कही है। 2000 में भारत में जहां 29,500 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2019 में 7,700 मौतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट ने माना कि 2019 में दुनिया भर में ऐसे मामलों की संख्या 229 मिलियन थी और पिछले 4 सालों से लगभग यही स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के कुल मामलों में दक्षिण पूर्व एशिया की हिस्सेदारी 3% है। वर्ष 2000 में जहां ऐसे मामलों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख थी, वहीं 2019 में ऐसे मामलों की संख्या 63 लाख रह गई है। दूसरी ओर जहां 2000 में मलेरिया के चलते 35,000 जानें गईं, वहीं 2019 में 9,000 लोगों की मौत हुई। यानी क्षेत्र में मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों में क्रमशः 73 और 74% की कमी आई है। रिपोर्ट ने यह भी माना कि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के कुल मामलों में अफ्रीकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 90% रही है। हालांकि इस क्षेत्र ने व्यापक सुधार का प्रदर्शन किया है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुधार की कवायद को धक्का लगा है। वर्ष 2020 का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक हाल ही में जारी किया गया। सूचकांक के मुताबिक भारत दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों में 8वें स्थान पर है। इस सूची में अफगानिस्तान को पहले, इराक को दूसरे और नाइजीरिया को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 7वें, श्रीलंका को 20वें, नेपाल को 27वें और बांग्लादेश को 33वें पायदान पर जगह मिली है। रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया को लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र होने पर चिंता जताई है। इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान भारत में 558 छोटी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। रिपोर्ट ने माना है कि आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में सबसे कम आतंकी घटनाएं भारत में दर्ज हुई। बाकी 9 देशों में जहां प्रत्येक घटना पर औसतन 2.1 मौतें हुई हैं, वहीं भारत में हर आतंकी वारदात पर 0.5 मौतें दर्ज की गईं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित आंकड़ों के साथ साथ अलग अलग देशों को आतंकवाद की स्थिति के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। गौरतलब है कि इस सूचकांक में प्रमुख रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। खबरों के मुताबिक आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण पर काम कर रहा है। अपने एक कार्यक्रम आईएसए केयर के अंतर्गत आईएसए 47 अल्पविकसित और छोटे द्वीपीय सदस्यों के लिए वैक्सीन स्टोरेज पर काम करेगा। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले दिनों में आईएसए इन देशों में लगभग 500 अस्पताल बनाएगा। आईएसए इन अल्पविकसित देशों के हर एक जिले में मौजूद अस्पतालों को सोलराइज्ड करेगा ताकि कोविड वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज को पूरे समय बिजली दी जा सके। वहीं इन छोटे द्वीपीय देशों के दूर दराज के इलाकों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर्स तक बिजली पहुंचाना भी इसका मकसद है। आईएसए की बात करें तो इस गठबंधन को 2015 के पेरिस समझौते के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांदे ने मिलकर लॉन्च किया था। संगठन को लॉन्च करने का मकसद ऐसे देशों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना था जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह संगठन सौर ऊर्जा संपन्न देशों को उनकी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक साथ लाने के लिए बड़ा मंच देता है। आपको बता दें कि अभी तक आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 88 देश दस्तखत कर चुके हैं, जिनमें से 70 देशों ने इसे रेटिफाई भी कर दिया है।
इसके मुख्य उद्देश्यों में ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास करना और 2030 तक $1000 बिलियन से ज्यादा का निवेश इकट्ठा करना है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए सबसे पहले इसकी सीमाओं पर नजर डालते हैं। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा है, वहीं पूर्व और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। ये पाकिस्तान के सिंध और पंजाब इसी क्षेत्र में आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि प्रसिद्ध है, यह भी राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो लूनी नदी और चंबल नदी, ये इसकी दो प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट, जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, वह भी राजस्थान में स्थित है। लगभग 70% क्षेत्र ऐसा है राजस्थान का जिसपे थार मरुस्थल का विस्तार है। उसमें राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर आते हैं। यह जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, इस पे थार मरुस्थल का विस्तार है। इसके प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, यह इसके 3 प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। हाल ही में नवंबर 2020 में जैन संत आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं वर्षगांठ पे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। यह स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच ऊंचा है और यह भी राजस्थान के पाली जिले में ही स्थित है। अब हम जिस मैप के साथ आपको छोड़ रहे हैं वो है जम्मू और कश्मीर का मैप। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सम्मेलन के दौरान भारत की कश्मीर नीति की आलोचना के कारण यह केंद्र शासित प्रदेश चर्चा में है। आपको इसके सीमावर्ती देशों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले सेशन में हम आपको जम्मू और कश्मीर से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आयस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हनी एफपीओ प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को 10,000 नए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत शुरू किया गया है। केंद्र की इस योजना के लिए नेफेड 4थी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त की गई है। इसके अलावा एसएफएसी, नाबार्ड और एनसीडीसी इसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी की तरह कार्यरत है। बीते दिनों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल विभिन्न मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं को सरकार द्वारा ली जाने वाली पहलों पर अद्यतन स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल में भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क, भारत का एनडीसी लक्ष्य, अनुकूलन क्रिया यानी अडेप्टेशन एक्शंस, शमन क्रिया यानी मिटिगेशन एक्शंस, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता सहित रिपोर्ट और प्रकाशन सरीखे 8 प्रमुख कंपोनेंट शामिल हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का वर्चुअल संस्करण लॉन्च किया। इसका अगला फोकस राज्य गुजरात और इसके बाद पश्चिम बंगाल होगा। गौरतलब है कि आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की एक संयुक्त पहल है। यह महोत्सव 2017 से प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य देश भर में आदिवासी समुदायों की संस्कृति और उनके समृद्ध शिल्प से लोगों को परिचित कराना है। जल्द ही अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर शुरू किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू या घाघरा नदी पर शुरू होने वाली पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों के माध्यम से परिभ्रमण करते हुए भक्तों को एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव देना है। इस क्रूज में पर्यावरण पर शून्य प्रभाव के लिए जैव शौचालय और हाइब्रिड इंजन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
हाल ही में इंडियन ऑयल ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया है। इसकी भारत के पेट्रोलियम ईंधन खुदरा बाजार में एक संभावित गेम चेंजर बनने की संभावना बताई जा रही है। भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल स्वदेशी रूप से इंडियन ऑयल द्वारा बनाया गया है। दुनिया भर में लग्जरी वाहनों के लिए 100 ऑक्टेन पेट्रोल की मांग काफी ज्यादा है। यह केवल जर्मनी और अमेरिका जैसे 6 देशों में उपलब्ध है। गौरतलब है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को XP 100 ब्रांड नाम के साथ 10 शहरों में लॉन्च किया गया था। बीते दिनों ADB ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में विद्युत अवसंरचना के विकास और सुधार के लिए $132.8 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इसे मेघालय के घरों, उद्योगों और व्यवसायों को आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, वितरण नेटवर्क को मजबूत करने और आधुनिकीकरण करने में खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक समृद्ध, समावेशी और सतत एशिया और प्रशांत क्षेत्र निर्माण को प्रतिबद्ध है। इसके लिए यह गरीबी मिटाने और अवसंरचना विकसित करने के अपने प्रयासों को बनाए रखता है। 1966 में स्थापित ADB के 68 सदस्यों में से 49 एशिया पैसिफिक क्षेत्र से हैं। बीते दिनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी 200 करोड़ रुपए के नगर पालिका बॉन्ड सूचीबद्ध किए गए। इसके साथ ही लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला देश का 9वां शहर बन गया है। AMRUT यानी अमृत योजना के शुभारंभ के बाद उत्तर भारत का यह पहला नगर पालिका बॉन्ड है। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भारत सरकार के शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक मिशन है। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने देश के सबसे बेहतर पुलिस स्टेशंस की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में पहली रैंक मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को दी गई है। वहीं तमिलनाडु के सलेम शहर के सुरमंगलम थाने को दूसरे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खारसंग थाने को तीसरे पायदान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में देश भर के बेहतर पुलिस थानों को जमीनी विवाद, महिलाओं तथा कमजोर लोगों के खिलाफ अपराध, खोए हुए लोगों, ढूंढे गए अज्ञात लोगों और अज्ञात शवों से जुड़े मामलों को निपटाने के आधार पर चुना जाता है। हाल ही में अमेरिका ने चीन के शिनजियांग से कपास के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने कहा कि शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स, जो कि चीन का एक क्वासी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आयात को रोक दिया है। USA का मानना है कि यहाँ कपास उद्योग में बंधुआ मजदूरों से काम करवाया जाता है, जिसमें ज्यादातर उइगर मुस्लिम हैं। गौरतलब है कि यह संगठन चीन के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। बच्चों को मातृभाषा में तकनीकी ज्ञान कैसे दिया जाए, इसके लिए सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स इस तरह के क्रियान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस तरह के प्रावधान लाने का मकसद किसी भी विद्यार्थी पर भाषा को थोपना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि वंचित वर्ग के बच्चे अंग्रेजी ज्ञान के अभाव में तकनीकी शिक्षा से वंचित न हों। बीते दिनों भारत के IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स यानी IAIS की सदस्यता ले ली। इस संगठन में अमेरिका व सिंगापुर की कुछ एजेंसीज और भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले से ही शामिल है। बता दें कि IFSCA भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना IFSCA एक्ट 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में साल 2020 को इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में एक बताया है, जबकि 2011 से 2020 के दशक को अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। इसमें से भी आखिरी 6 साल सबसे गर्म वर्ष माने गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसी साल के साधारण से अधिक गर्म होने का कारण एल नीनो घटना को माना जा सकता है, लेकिन इस बार ला नीना घटना, जिससे तापमान पहले से कुछ कम हो जाता है, होने के बावजूद भी 2020 में रिकॉर्ड तापमान रहा है। तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण ही 2020 में दुनिया भर में चक्रवातों की संख्या औसत से ज्यादा रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार में सहयोग को लेकर भारत और अमेरिका के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की तरफ से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जबकि अमेरिका की तरफ से पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के बीच यह समझौता हुआ है। इस MOU का मकसद बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अभ्यासों का आदान प्रदान और प्रसार करना है। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेषज्ञों की सलाह और तकनीकी अनुभव का विनिमय करने पर भी बात हुई है। पिछले दिनों न्यूजीलैंड सरकार ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर दी। इसी के साथ सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्बन न्यूट्रल होने का वायदा भी किया है।
न्यूजीलैंड सरकार ने इस फैसले के पीछे इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें 2023 तक 2010 के स्तर के मुकाबले उत्सर्जन में 45% कमी लाने का जिक्र है। इस दौरान वहां की संसद में जीरो कार्बन बिल भी पारित कर दिया गया, जो 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लिए फ्रेमवर्क देता है। बता दें कि 32 और ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी न कभी क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित की है, जिनमें जापान, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन भी शामिल हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।